आज का जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। इसमें हमने देखना है कि पेस जो हमारा है या कन्फ्लिक्ट है उसकी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में या फंक्शनलिस्ट थ्योरी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये पेस कितना इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में हमारा जो मेजर कंसर्न होता है वो क्या होता है कि हम जनरल चीज़ों को पर्टिकुलर पीपल्स की लाइफ में हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दे रही थी कि यूनिवर्सिटी एक हमारा जनरल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम पर्टिकुलर लोगों की लाइफ में देखें तो ये इसका जो सिनेरियो होगा वो हर किसी के लिए चेंज होगा। हर कोई इसको अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि एलीट क्लास से जो बिलोंग करेंगे उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा यूनिवर्सिटी को लेके, मिडिल क्लास लोगों का अपना पर्सपेक्टिव होगा और जो होंगे पुअर पीपल उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा। जो एलीट क्लास होते हैं उनका जो मेजर कंसर्न होता है यूनिवर्सिटी को लेके वो यही होता है कि उन्होंने अपने आप को बिजी करने के लिए या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी आना होता है। उनके जो मेजर कंसर्न्स होते हैं उसमें से जो स्टडी और नॉलेज होता है वो बिल्कुल एंड पे होता है। ऐसे ही होता है ना एलीट क्लास लोगों के लिए। और जो मिडिल क्लास होते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने यूनिवर्सिटी के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करनी है, हमने कोई जॉब लेनी है, तो उनका जो स्टडी का कंसर्न होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, वो अपने आप को बिजी रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए नहीं आते, बल्कि उन्हें पता होता है कि हमने यहाँ से कुछ सीख के जाना है ताकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो सके। लेकिन जो बिल्कुल ही गरीब क्लास से आते हैं, जो बिल्कुल पुअर क्लास से आते हैं, उनका जो कंसर्न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके पास क्योंकि उन्होंने पैसे कहीं से बोरो करके अपने एडमिशन के लिए पे किया होता है, उन्हें पता होता है कि हमारे घर में ऐसे हालात नहीं है कि हम इधर अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई फैसिलिटी ढूंढें या अपने आप को बिजी करने के लिए। रैदर देन वो क्या करते हैं, वो उनका जो स्टडी का कंसर्न होता है, जो उनका नॉलेज का कंसर्न होता है वो सबसे फर्स्ट पे होता है। उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उनकी नॉलेज और लर्निंग होती है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि एक जनरल सी हमारी जो सोसाइटी में एक चीज़ होती है उसको हम पर्टिकुलर वे में होते हैं। जैसे मैरिज भी है, ठीक है, मैरिज को लेके भी हमारी क्लासेस में ऐसे ही डिफरेंस है कि कुछ लोगों के लिए शादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कुछ लोगों को ये होता है कि बस लाइफ आगे चलती जाए, ठीक है जब करनी होगी कर लेंगे, और कुछ लोग बिल्कुल भी इस पे फोकस नहीं करते हैं कि नहीं ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है और हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इसमें माल्डर खाइन ने काफ़ी काम किया था फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में। इसमें आपको पता होगा अगर किसी ने डरखाइन को पढ़ा है तो इसने सॉलिडारिटी पे काफ़ी बात की थी, इसने पेस पे काफ़ी बात की थी। इसने कहा था कि जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही है हमारी लाइफ में, जो सॉलिडारिटी आ रही है वो बहुत कम हो गई है, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही है, लोग अपनी लाइफ में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो देखें कि उनके आस पड़ोस में, उनके नेबर्स में क्या हो रहा है, एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ के। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि वहाँ पे फिर भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं। ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में किसी ने पढ़ा होगा तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं, अब सोसाइटी के पार्ट्स कौन-कौन से हैं? सोसाइटी के मेन पार्ट्स वो समझ रहा है कि एजुकेशन है, फैमिली है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, हेल्थ है, मिलिट्री है। ये जो 6 इंस्टीट्यूशंस हैं इनको वो सोसाइटी के पार्ट्स का नाम दे रहा है। तो वो यही कह रहा है कि जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं वो आपस में ऐसे मिले हुए हैं जैसे इंसान की एक ह्यूमन बॉडी है, कि किसी एक पार्ट में अगर कोई ख़राबी हो जाए तो सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब होके रह जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक बच्चा जब पैदा होता है उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो फैमिली के साथ होता है, ठीक है, फैमिली के साथ ही होता है ना। उसके बाद उसको कुरान पढ़ने के लिए हमारी सोसाइटी में या नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में भेज देते हैं। वहाँ से उसका जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। घर में भी उसे सिखाया जाता है कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा-सा और बड़ा होता है तो उसको एजुकेशन के लिए स्कूल में भेज देते हैं।
ठीक है, माँ घर में उसे ट्यूशन के तौर पे पढ़ाती है और टीचर स्कूल में पढ़ाती है। माँ और टीचर जो होती हैं, उनके कंसेप्ट उनमें एक कॉम्बिनेशन होता है। ये नहीं होता कि माँ कुछ और पढ़ा रही है और टीचर कुछ और पढ़ा रही है। बच्चा जो एजुकेशन ले रहा है, उन उसमें कहीं न कहीं सिमिलैरिटी होती है। फिर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है, वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ-साथ चलता रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेशन को जैसे 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट हुई है, उसको स्टॉप किया और साथ में फिर जॉब लेने के लिए चले गए हैं। जब जॉब का सिलसिला शुरू होता है तो वहाँ से जो आपका इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन होता है, आपकी इकोनॉमी होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है? इकोनॉमी का जो मेजर कंसेप्ट है वो यही होता है कि इकोनॉमी का मेन कंसर्न होता है कि हमारे पास पैसा किधर से आ रहा है, हमने इसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह हमने इसकी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इकोनॉमी के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। उसके बाद जब इंसान बीमार होता है तो उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन करता है, वहाँ पे आपका हेल्थ का इंस्टीट्यूशन आ जाता है। ठीक है, फिर आपको बेसिक राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कि आपके ये राइट्स हैं एज़ पाकिस्तानी सिविलियन के तौर पे। तो फिर आपको समझाया जाता है कि ये आपके बेसिक राइट्स हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। वहाँ पे हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, हमारी पॉलिटिक्स होती है, वो हमें समझाती है कि ये आपके बेसिक राइट्स हैं, इनका आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी आपकी जो कंट्री की सारी बाउंड्रीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक इंस्टीट्यूशन अलग से फिक्स होता है, उसको हम मिलिट्री का नाम देते हैं। ठीक है? मिलिट्री में क्या होता है कि मिलिट्री में वो आपको सिक्योर करते हैं। अगर आपका पाकिस्तान का जैसे हमारा जो बॉर्डर है वो इंडिया से मिल रहा है, अफ़गानिस्तान से मिल रहा है, तो वो हमारी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए वो काम करते हैं। तो ये जो हमारे 6-7 इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपस में मिल के अगर एक स्मूथ तरीके से काम चलते हैं करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है, सॉलिडेरिटी आती है, पीस आता है। अब ये जो मैंने आपको सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है ना, ये कह रही है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कह रहा है। ठीक है, इसमें उसने बताया हुआ है कि अमाल खाइम जो थे वो फाउंडर थे सोशियोलॉजी के। इन्होंने ज़्यादातर काम किया था फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे काम किया था। अगर आप देखें तो इन्होंने रिलीजन को भी एज अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव के तौर पे काम किया था कि रिलीजन कैसे पेस लेके आ सकता है और कैसे सोलिडेरिटी को प्रमोट कर सकता है हमारी सोसाइटी में। फर्स्ट स्लाइड में अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लें। अमन, मैरिज का इंस्टीट्यूशन अगर आप देखें तो वो फैमिली के अंदर ही आता है। जब मैरिज होती है तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होता है। मतलब जब एक कपल मिलके एक फैमिली बनाता है तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। विकास, ये बात बुरी बात है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो वीडियो ये यूट्यूब पे जाएगी। शैतानी नहीं करो दोनों। ठीक है, बात क्लियर है आपको आपका आंसर? फैमिली और मैरिज अलग से नहीं है, बल्कि फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है। इसमें ही हमारे फैमिली का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, उसके बाद हमारा मैरिज का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, उसके बाद हमारा रेजिडेंस पैटर्न भी आ जाते हैं, जिसमें मैट्री लोकेलिटी होती है, पैट्री लोकेलिटी होती है, न्यू लोकेलिटी होती है कि जिसमें हम औरत के अगर ससुराल के साथ रहें तो वो पैट्री लोकेलिटी होता है। अगर मदर के ससुराल के साथ रहें वो मैट्री लोकेलिटी होती है, और अगर हम एक न्यूक्लियर फैमिली बनाएं तो वो न्यू लोकेलिटी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक इंस्टीट्यूशन के अंदर आती हैं। ये जो आपकी मैरिज की टाइप्स हैं, होमोगैमी, एक्सोगैमी, ये भी इसी के अंदर ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जी बात हो रही है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की। इसमें इसने बताया है कि इंटरडिपेंडेंसी है जो हमारी सोसाइटी है, इसके इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी बॉडी के पार्ट्स आपस में जॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जो हमारा सर है वो गर्दन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जो हाथ हैं वो शोल्डर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है ना, तो वो कह रहा है कि जो सोसाइटी के पार्ट्स, अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स का मतलब है, जैसे मैंने आपको एक साइकिल बना के दिखाया ना कि पहला इंटरेक्शन फैमिली के साथ होता है, फिर रिलीजन के साथ, फिर एजुकेशन के साथ।
फिर इकोनॉमी के साथ, फिर हेल्थ के साथ, फिर मिलिट्री के साथ। ये इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स से मुराद वो ही आपके 7 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इसने यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स का नाम दिया है। कह रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में एक डिपेंडेंट सिस्टम हो, ताकि जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं वो आपस में काम कर सकें। तो सोसाइटी में अगर फॉर एग्जांपल अगर देखें कि हमें अगर जिस्म के कोई एक हमें हेडेक फील हो रही है, तो हमारा जो सारी बॉडी का सिस्टम है वो उससे इफ़ेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो वो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अगर किसी एक पार्ट में कोई चेंज आता है या कोई सिचुएशन चेंज होती है किसी एक पार्ट में, या किसी एक इंस्टीट्यूशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या चेंज आता है, तो वो जो चेंज होता है वो सारे सिस्टम को चेंज करके रख देता है। सारा सिस्टम उससे क्या होता है, सारा सिस्टम उससे इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे इसने ये आपको कनेक्टेड चीज़ों की कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं कि आपस में किस तरह इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है और हमारा कल्चर है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसने सोशल स्ट्रक्चर की बात की है कि जो हमारी सोसाइटी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी होती है। इसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारा स्टेटस होता है, हमारा रोल होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। अब सोसाइटी किन चीज़ों से मिलके बनती है? सोसाइटी बेसिकली ये 7 या 6 इंस्टीट्यूशन से मिलके बनती है। जब ये 7 इंस्टीट्यूशंस आपस में काम करते हैं, तो हर इंसान का कोई ना कोई स्टेटस होता है, कोई ना कोई रोल होता है। जैसे मेरा स्टेटस लीड्स यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरार का है, और मैंने उस स्टेटस को लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने रोल क्या परफॉर्म करने हैं, मैंने क्लासेस लेनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल हो। मैंने असाइनमेंट्स देनी है, मैंने पेपर चेक करने हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई काम आ गया मैंने वो करना है। तो हर रोल के ऑपोजिट आपको एक स्टेटस मिल रहा होता है। अब उसी लीड्स यूनिवर्सिटी में आपका स्टेटस है वो एक स्टूडेंट का है, एक स्कॉलर का है, ठीक है? कि आप उधर से एमफिल कर रहे हैं। आपका स्टेटस क्योंकि स्टूडेंट का है, तो आपने रोल्स क्या परफॉर्म करने हैं, आपने क्लासेस अटेंड करनी है, आपने लेक्चर्स लेने हैं, आपने असाइनमेंट्स टाइम पे देनी है, पेपर देने हैं, फीस सबमिट करवानी है। ये सारे आपके रोल्स में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होते हैं कि मैं फिर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेती हूँ कि यूनिवर्सिटी में या किसी भी बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट होता है, तो सबसे पहला जो प्रॉफिट का शेयर होता है ना, वो उसके ओनर के पास जाता है। ठीक है? फिर जैसे-जैसे स्टेटस में एक हायरार्की आती है, जैसे सबसे पहले वीसी साहब हैं, फिर उसके बाद अगर आपके एमडीएम, ठीक है? उनके पास वो शेयर जाएगा। उसके पास जैसे-जैसे प्रोफ़ेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं, लेक्चरार हैं, फिर लेक्चरार से नीचे जो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट में होते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, फिर ये नीचे एक ये पिरामिड बना होता है, और जैसे-जैसे ये प्रॉफिट या जैसे-जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा शेयर इसका जाएगा ओनर के पास। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड्स को देखें, जो गेट पे सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे होते हैं, उनके पास उसी प्रॉफिट का शेयर बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि इस हिसाब से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक दरमियान में बहुत से स्टेटसेस आएंगे, बहुत से लोग आएंगे जिनके पास वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता होता बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद इसने कल्चर की बात की हुई है कि कल्चर से मुराद हमारा उठना-बैठना, हमारा बोलना, हमारा खाना-पीना, हमारा चलना-फिरना, हमारा बात करने का स्टाइल, हमारे कपड़े, वो सारे हमारे कल्चर में होते हैं। कल्चर में कह रहा है कि हमारे बिलीव्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, रूल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं, जो कि हम किसी भी एक सोसाइटी में रहते हुए उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमनली उनको शेयर करते हैं बिलीव्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, जो भी हैं, हमारा जो बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मुसलमान पाकिस्तान में है या दुनिया में कहीं भी है, वो इस बिलीफ को शेयर कर रहा है अपनी कम्युनिटी के साथ।
ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज है तो उर्दू है या अरबी है, वो आपस में शेयर कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में आए या पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हैं। रूल्स भी ऐसे ही होते हैं, वैल्यूज़ भी ऐसी होती हैं और नॉलेज भी ऐसा होता है। मतलब वो आपका नॉलेज रिलीजियस भी हो सकता है, वो आपका सोशल भी हो सकता है, वो आपका कल्चरल नॉलेज भी हो सकता है, वो आपका किसी भी किस्म का नॉलेज होता है जो एक ही सोसाइटी के लोग आपस में इकट्ठे रह के उसको शेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे कल्चर का पार्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट इसने बात की हुई है कंसेंसस एंड कोऑपरेशन की, कि जो सोसाइटी होती है वो एक कंसेंसस की तरफ जा रही होती है। इसमें अब यहाँ पे इसने आपके पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसकी बात की है, कि जो इसकी बेसिक वैल्यू होती है वो ये होती है कि सोसाइटी की जो हर सोसाइटी का हर मेंबर होता है वो उस पर एग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल इसने दिया है कि हमारी जो सोसाइटी होती है वो फॉर एग्जांपल फ्रीडम या डेमोक्रेसी की बात कर रही है, तो उसको अचीव करने के लिए हर किसी की एग्रीमेंट या हर किसी का उस बात पे कन्फेस करना या कन्विंस करना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। अब पाकिस्तान में कोई भी आप ले लो, सिंधी ले लो, बलोची ले लो, पठान ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी इंसान या इंडिविजुअल हो, आप उससे इस मसले पे बात कर लो, उसकी एक ही ओपिनियन होगी कि किसी भी तरह हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करना है। ठीक है। वो इसी बारे में वो बात कर रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम या जो पॉलिटिक्स होती है, हमारी सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि अगर सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है, सोसाइटी में कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है या सोसाइटी में कोई सोशल चेंज आ रहा है, तो हर इंसान, हर इंडिविजुअल उस पर एग्री हो। नेक्स्ट इसने एक्विलिब्रियम की बात की है कि ये सोसाइटी में इसको अचीव करने के लिए या इसको अडॉप्ट करने के लिए सिचुएशन को, इसमें हम क्या करते हैं कि बैलेंस और एक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। अगर चेंज आ रहा है तो चेंज में एक एक्विलिब्रियम ना हो तो सोसाइटी में बहुत कन्फ्लिक्ट आ जाता है। सोसाइटी एक कह लें कि सोशल डिसीज़ का शिकार हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी सोसाइटी में इंटरनेट पे या सोशल मीडिया ऐप्स पे बिल्कुल भी एक्विलिब्रियम नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। टिकटॉक बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, बंद कर देते हैं फिर खोल देते हैं। अब ये सोशल मीडिया की आज़ादी से, इंटरनेट की आज़ादी से हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, अगर आपने नोट किया हो तो लाहौर में ही वुमेन हरासमेंट को चलिए छोड़ें, हरासमेंट चाहे वो बच्चों की हो, वुमेन की हो, वो बढ़ते जा रहे हैं वो इंसिडेंट। ठीक है। अभी इमरान खान ने इस पे पीछे बात की है कि इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल का तो इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है। मोबाइल पे ये कह लें कि पैकेजेस और जो फैसिलिटीज़ थी वो पहले भी थी ना, लेकिन इतनी ज़्यादा कह लें कि मॉडर्निटी या इतनी ज़्यादा सोशल ऐप्स जैसे अब इस्तेमाल होने लगी हैं, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, ये सारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इन पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इस पे जो कंटेंट डालते हैं लोग, उस पे किसी ने फोकस नहीं किया प्रीवियस ईयर्स में। अब तो मेरा ख्याल पैमरा इस पे काफ़ी काम कर रहा है कि पार्क्स में हम जाने नहीं देंगे टिकटॉकर्स को, या पब्लिक प्लेसेस पे टिकटॉकर्स नहीं जा सकते। तो वो बेसिकली क्या होता है, जब हम एक बैलेंस खो देते हैं अपने सोसाइटी में किसी चेंज का या किसी सिचुएशन का, तो उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो सोसाइटी में एक नेगेटिव सिचुएशन लेके आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हरासमेंट की एग्जांपल दी है। फिर इसने बताया है कि ये सिचुएशन तब तक रहती है जब तक हम उसको चेंज करने के लिए या जब तक हम उसको बदलने के लिए अपनी कोशिश नहीं करते। ये सारे जो आपने इसके ये पढ़ रहे हैं, ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के मेन कंसर्न्स हैं, मेन पिरामिड्स हैं कि सोशल जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है वो किस पे बेस करता है। नेक्स्ट ये बात कर रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल। इसने बताया हुआ है कि जो स्ट्रक्चरल मॉडल होता है ये प्रोवाइड करता है हमारे प्रेजेंट पैटर्न्स को, ताकि ह्यूमन नीड्स कंप्लीट हो सके। अब ये हमारे जो पैटर्न है यहाँ पे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को इनका नाम दे रहा है
कह रहा है कि इंसान के लिए ये सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं ताकि ये जो बेसिक नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, ये कंप्लीट हो सकें। जैसे फैमिली का इंस्टीट्यूशन है तो उसकी जो बेसिक जो नीड्स होती हैं, जो बेसिक फंक्शन वो ये होते हैं कि माँ बाप हमें इकोनॉमिकल, सोशल, मेंटल, फिज़िकल हर तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। हमें उस वक़्त हमारी सपोर्ट करते हैं जब हम खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें उस टाइम तक हमारा साथ देते हैं जब तक हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। ठीक है? इसी तरह एजुकेशन भी है, हर स्टेप पे एजुकेशन कभी हमें रिलीजियस की तरफ, हमारे रिलीजन की तरफ हमारे जो बिलीव्स हैं उनको हमें गाइड कर रही होती है, एक हमें सीधा रास्ता दिखा रही होती है। कभी हमारे सोशल को लेके, कभी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को लेके और कभी हमारी कह लें कि जो हमारी इकोनॉमिकल लाइफ है उसमें भी एजुकेशन हमें सपोर्ट कर रही होती है। फिर बताया कि ये जो हमारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको जो इसके मेन कंसर्न्स होते हैं वो ये होता है कि ये सोसाइटी में एक मेंटेनेंस आती है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है जब ये सोशल इंस्टीट्यूशंस आपस में एक इक्विलिब्रियम तरीके से एक डिसिप्लिन के साथ काम कर रही होती हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी आती है सोसाइटी में, ऑर्डर आता है और हार्मनी आती है। ठीक है? फिर इसने बात की हुई है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल होता है, ये हमें ये क्वेश्चन एड्रेस करवाता है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या है और फिर इनको कैसे मेंटेन करते हैं। अब ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब इंस्टीट्यूशन बनते हैं, उसके अंदर ग्रुप्स बनते हैं, उसके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनती हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लीड्स यूनिवर्सिटी है, उसमें अब फुटबॉल की अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि लीड्स में तो कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूंगी तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने जमीयत का नाम सुना होगा। जमीयत की एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक अलग ग्रुप है, उनके कंसर्न्स और उनका फोकस बिल्कुल डिफरेंट है। बलोचियों का एक बिल्कुल अलग से ही है। लीड्स में भी मेरा ख्याल होंगे कुछ ऐसे ग्रुप्स, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुने हैं। इधर मैंने सुना है कि ज़्यादा बलोचियाँ और गिलगती हैं, तो उनके आपस में बिल्कुल डिफरेंट कंसर्न्स हैं। ठीक है? तो वो जब इंस्टीट्यूशन बनता है तो उसके अंदर फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनके अपने डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं। नेक्स्ट इसने बात किया है कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सपेक्टिव्स को यूज़ कैसे करते हैं ताकि जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसको आइडेंटिफाई कर सकें और ये बता सकें कि वो कैसे फंक्शन करेंगे। ये फिर इसने फंक्शनलिस्ट की बात की है कि जब हम अपने सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, सोसाइटी में एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, हमें कैरी करने के लिए किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहलाता है। अब इसमें अगर आपने देखा होगा, इसने पहले आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट की बात की है कि एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनता है, वो फंक्शन करता है ताकि इंसान की ज़रूरियात पूरी हो सकें। इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का काम देते हैं। फंक्शनलिस्ट में वो कह रहा है कि हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्ट्रक्चर, जिसको हम मेंटेन करते हैं, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है ताकि हम इससे फंक्शंस अपने फुलफ़िल करवा सकें, हम अपनी नीड्स फुलफ़िल कर सकें। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में इसने ये बात की है कि इसका जो मेन कंसर्न होता है वो सोशल ऑर्डर पे होता है और सोशल स्टेबिलिटी पे होता है। अब ये सोशल ऑर्डर और सोशल स्टेबिलिटी ही आपका पेस है। जब सोसाइटी में ये सारे इंस्टीट्यूशंस एक डिसिप्लिन के साथ, एक ऑर्डर के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी में हार्मनी होगी, स्टेबिलिटी होगी और एक ऑर्डर के साथ हर इंसान अपना अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहा होगा। फिर इसने मॉडर्न फंक्शनलिस्ट थेरीज की बात की है। कह रहा है कि ये जो पर्सपेक्टिव है, इनका ये मानना है कि जो फंक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए। वो चाहे मॉडर्न हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो या कोई भी सोसाइटी हो, फंक्शंस जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर इसने बात की हुई है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीज़न इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट। अब ये जो इक्वालिटी का नाम दे रहा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को अगर आप देखेंगे तो ये कहता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी है, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो कहेगा कि ये इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी में तो एक एलीट क्लास है, एक
लोअर क्लास है, जो एलीट क्लास है वो एक्सप्लॉइट कर रही है लोअर क्लास को, और लोअर क्लास को ये कॉन्शियस ही नहीं है कि उनको एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है। वो इक्वालिटी को नहीं मानेंगे, वो इक्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। वो कहेंगे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, सोसाइटी में कहीं पे भी आपको इक्वालिटी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो अभी आप पढ़ रहे हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, उनका यही मानना है कि सोसाइटी एक इक्वल तरीके के साथ इक्वालिटी को मेंटेन किए हुए चलती है। अच्छा, ये आपका आज का लेक्चर था। इसमें जो हमने बेसिकली बात की है वो इसी पे बात की है कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है, पेस ज़रूरी है, ऑर्डर ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि जब ये 6 इंस्टीट्यूशंस आपस में काम करते हैं तो सोसाइटी एक ऑर्डर के साथ आगे चलती है। ठीक है, ये इसमें अभी कुछ क्वेश्चंस आपने पूछने हैं तो पूछ लें प्लीज़।